हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा कोचिंग। मैं सचिन गोयल, डायरेक्टर कृष्णा कोचिंग, आज आपका स्वागत करता हूं इस सेशन में। और आज के सेशन का टॉपिक है क्रिटिसिज्म ऑफ पार्ट 4, क्रिटिसिज्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो किन किन पॉइंट्स पर ज्यूरिस्ट्स ने, कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट्स ने क्रिटिसाइज किया है पार्ट 4 में, ये पॉइंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला ही पॉइंट तो ये है, दे आर नॉट जस्टिसेबल, they are not enforceable by court of law, it has no legal sanction. Because there are no legal sanctions, because it is unenforceable, therefore it is to some extent an ornamental part of the constitution. एक सजावटी चीज बनकर रह गई है, पूरा नहीं भी हो रहा है तब भी आप कुछ कर नहीं सकते। किन किन और पॉइंट्स पर किस किस ने क्या क्या शब्द प्रयोग करके क्रिटिसाइज किया पार्ट 4 को, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ठीक है, आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा, ठीक है, और अच्छा लगे मैं इसको YouTube पर जरूर डाल रहा हूं, तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, गिव यू वैल्यूएबल कमेंट्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्रिटिसिज्म ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो कि पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 टू 51 में दिया हुआ है, उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो डाला था, ये भी कह सकते हैं कुछ हद तक कि एक मजबूरी में डाला था, क्योंकि हमारी इकोनॉमी हमें अलाउ नहीं कर रही थी कि हम इकोनॉमिक राइट्स और सोशल राइट्स को जस्टिसिएबल बना सकें, एनफोर्सेबल बाय कोर्ट बना सकें। ओके, तो सम मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आल्सो क्रिटिसाइज्ड इट। ओके, और इसके अलावा कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने भी इन ग्राउंड्स पर क्रिटिसाइज किया पार्ट 4 को, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। पहला, नो लीगल फोर्स, दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। जस्ट एक एक्सपर्ट थे, एक ज्यूरिस्ट थे, केटी शाह, उन्होंने तो ये तक वर्ड्स यूज किए दैट डीपीएसपीज इज अ चेक ऑन अ बैंक पेबल only when the resources of the bank permit। एग्जैक्ट वर्ड्स ये थे केटी शाह के कि इट इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अ चेक पेबल एट द कन्वीनियंस ऑफ बैंक। एक ऐसा चेक चाहे जो आपके हाथ में है, आपके फायदे की चीज है, पर वो होगा इन कैश तब जब बैंक के पास पैसा होगा, यानी भारत सरकार के पास पैसा होगा। द बिगेस्ट प्रॉब्लम, द वन बिगेस्ट रीजन बिहाइंड नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज लैक ऑफ रिसोर्सेस। वो रिसोर्सेज है नहीं सरकार के पास जिससे वो काम कर सके जो वो करना चाहती है। ठीक है जी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, सबको नौकरी, अच्छी पढ़ाई, ठीक है, हेल्थ, एजुकेशन, सब कुछ हम देना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? लैक ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, कुछ हद तक लैक ऑफ पॉलिटिकल विल भी है। ठीक है जी, और आगे चलते हैं। तो इनके नॉन जस्टिसेबल होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की, इसलिए इनको पायस सुपरफ्लुइटीज भी कहते हैं। ओके, और नसीरुद्दीन contended that these principles are no better than the New Year's resolutions। जैसे जब भी नया साल चढ़ता है तो हम लोग रेजोल्यूशन ले लेते हैं, 90% का रेजोल्यूशन ये होता है कि मैं आज से टाइम पर जल्दी सोना, जल्दी उठना, अपनी सेहत का ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से काम करना, ठीक है, मंदिर जाना स्टार्ट करना, या फिर भगवान का नाम लेना स्टार्ट करना। इस तरह की बातें अक्सर लोग बनाते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, और बहुत लोग कहते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशंस आर मेड टू बी ब्रोकन। तो डीपीएसपी शायद कुछ ऐसा ही है, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस आर मेड टू बी ब्रोकन, व्हिच आर ब्रोकन ऑन द 2nd जनवरी। 1 जनवरी को सोचा, 2nd को भूल गए। टीटी कृष्णमचारी इनको डिस्क्राइब करते हैं एज अ वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स। वह सेंटिमेंट्स हैं हमारे, और वेरिटेबल डस्टबिन। केसी वियर, ये यूएसए के ज्यूरिस्ट थे, ठीक है, इन्होंने क्या वर्ड्स यूज किए? दैट दिस इज नथिंग एल्स बट अ मैनिफेस्टो, दिस इज नथिंग एल्स बट अ
manifesto of aims and aspirations and opined that they serve as mere moral homily. moral homily. सर आइवर जेनिंग्स ने क्या शब्द यूज किए? दे आर पायस एस्पिरेशंस. तो मैंने अभी जो आपको समझाया है वो बेसिकली क्या बताने की कोशिश की है कि एक्सप्लेन किया इस पॉइंट को, that they are non-justiciable, they have no legal force behind them. अब मैं अगले पॉइंट पर आ रहा हूं और अगला पॉइंट है they are illogically arranged. Directive principles of state policy are of three types. सबसे पहले सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल्स, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स. क्लियर? तो क्यों ना पहले सभी जो नंबरिंग की थी इसमें डालते, फिर इसको शुरू करते और फिर इसको, जबकि ऐसा ना होकर नंबर शुरू हो जाते 38 से, ये 38, 39 यहाँ डाल दिया, 40 यहाँ डाल दिया, फिर 41 यहाँ डाल दिया, ऐसे आगे पीछे कर रखे हैं. तो क्रिटिक्स ये मानते हैं कि जो डायरेक्टिव्स हैं दे आर नॉट अरेंज्ड इन अ लॉजिकल मैनर. ठीक है, एक कंसिस्टेंट फिलॉसफी नहीं है. और श्रीनिवासन जी तो ये कहते हैं द डायरेक्टिव्स आर नीदर प्रॉपरली क्लासिफाइड नॉर लॉजिकली अरेंज्ड. ठीक है, ये मिक्सअप से कर रखे हैं. क्लियर? अनइम्पॉर्टेंट इश्यूज, ठीक है, विद द मोस्ट वाइटल इकोनॉमिक एंड सोशल क्वेश्चंस, ठीक है, मिक्स कर दिया. ठीक है, तो सर आइवर जेनिंग्स ने भी इसके ऊपर यही पॉइंट ऑफ व्यू रखा. फिर ये कंजर्वेटिव है. सर आइवर जेनिंग्स क्या कहते हैं कि जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं दे आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ द 19th सेंचुरी इंग्लैंड. ये आज के भारत के डायरेक्टिव्स नहीं है, ये तब के इंग्लैंड की जो सोच थी 1800 कुछ के साल थे, यानी 19वीं शताब्दी, ये तब के जमाने की सोच है. ठीक है, और वो कहते हैं द घोस्ट्स ऑफ सिडनी वेब एंड बेटर्स वेब टॉक थ्रू द पेजेस ऑफ द टेक्स्ट. ये कुछ लोग हैं, उनकी सोच बाहर आती है. ठीक है, और Part 4 of the Constitution expresses Fabian socialism without the socialism. Real socialism नहीं है. ठीक है जी. He opined, उनका ये ओपिनियन है कि the directives are deemed to be suitable in India in the middle of the 20th century. The question whether they are suitable for the 21st century cannot be answered. कि 1947 में जब देश आजाद हुआ से लेकर 1950 तक भारत का संविधान जो बना, उस समय के हिसाब से तो फिर भी कुछ हद तक समझ में आता है. पर जो 21st सेंचुरी है, सन 2000 के बाद का भारत, उसके लिए फिट नहीं बैठता है पार्ट 4. अब हमारी सोच इससे काफी आगे बढ़ चुकी है, अब हमारी जरूरतें इससे कहीं ज्यादा है. ठीक है जी, और बड़े लेवल पर अमेंडमेंट्स होने की जरूरत है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे, आज की जरूरतों के हिसाब से. जो एम्स गवर्नमेंट के उस समय पर थे, जो एस्पिरेशंस उस समय की थी, आज हमने काफी हद तक उसको अचीव कर भी लिया है. अब उसे एक लेवल आगे बढ़ने की जरूरत है. इसलिए आज के जमाने को सही प्रकार से नहीं रिप्रेजेंट किया जा रहा है पार्ट 4 में. हमारे एम्स एस्पिरेशन जो रियलिटी में इस टाइम है, जो चैलेंजेस गवर्नमेंट फेस कर रही है, वो इसमें नहीं लिखे. फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट. ठीक है, तो किस प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट्स पैदा करता है ये पार्ट. के संथनाम, ये संथनाम कमेटी के हेड थे. ठीक है, उन्होंने कहा कि ये जो डायरेक्टिव्स हैं इन्होंने कई कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट्स को पैदा किया है. पहला, सेंटर और स्टेट के बीच की लड़ाई. दूसरा, प्रेसिडेंट और पीएम के बीच की लड़ाई. तीसरा, सीएम के बीच की लड़ाई. ठीक है, कैसे? क्योंकि center can give directions to the states with regard to implementation of these principles. और अगर पूरा नहीं करते हैं, कंप्लाई नहीं करते हैं, तो सेंटर कैन डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट. देखो लड़ाई का कारण बन गया कि सेंटर चाहे तो डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने का ऑर्डर किसको दे सकते हैं? स्टेट को ये ऑर्डर दिया जा सकता है. और स्टेट के ये ऑर्डर ना मानने पर
स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस किया जा सकता है और वहां पर स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है। क्लियर? तो होगी कॉन्फ्लिक्ट सेंटर और स्टेट के बीच में। अगला पॉइंट करते हैं, व्हेन प्राइम मिनिस्टर गेट्स अ बिल व्हिच वायलेट्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पास्ड बाय पार्लियामेंट, क्योंकि पीएम जो बिल चाहे वो पार्लियामेंट से पास करा सकता है अगर पूर्ण बहुमत है दोनों हाउसेस में, मगर प्रेसिडेंट उसको रिजेक्ट कर सकता है इस ग्राउंड पर कि ये that these principles are fundamental to the governance of the country and hence the ministry has no right to ignore them. हो गया पीएम और प्रेसिडेंट की लड़ाई। then the same constitutional conflict may occur between the governor and the chief minister। the सीएम के बिल पर साइन करने से मना कर दिया गवर्नर ने या फिर रिजर्व कर दिया वो फॉर प्रेसिडेंट। क्लियर? तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो ये 4 मेन पॉइंट्स हैं जिन ग्राउंड्स पर क्रिटिसाइज किया गया है आज तक किसको? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। क्लियर? फिर जरूरत ही क्या थी, क्या जरूरत थी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लेकर आने की, ये हमारा अगला सेशन होगा। ठीक है जी। पहले यहां तक के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप जरूर पूछिए, एनी क्वेश्चन। अभी एक सेशन मुझे इस पर भी लगाना है, रीडिंग ऑफ ऑल द डायरेक्टिव्स फ्रॉम द बैरेट। जब आप बैरेट को पढ़ते हैं तो बहुत से नए पॉइंट सामने आते हैं। ठीक है जी। और मैं वैसे अगला सेशन जो लूंगा वो किस टॉपिक पर लूंगा? द टॉपिक दैट शैल बी यूटिलिटी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। मैं इसके साथ ही सेशन को यहाँ एंड करूंगा। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके नोट्स आप बनाया करें। वैसे ये वाली बुकलेट पूरी की पूरी मैंने आपको असाइनमेंट्स में दे रखी है। एनी अदर क्वेरी, एनी अदर क्वेश्चन?